तो जैसा कि हम कर रहे थे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 ये लगभग वैल्यू है। वैसे जो पाई का मान है वो 3.14 हम हर सवाल में लेते हैं, लेकिन दशमलव के बाद के अक्षर ना तो कभी ख़त्म होते ना कभी रिपीट होते, इसलिए पाई को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय। अब जैसे कोई भी दशमलव जो इस प्रकार का है, जैसे कि 1.1425792135, अब ये जो दशमलव है ना तो ये ख़त्म हो रहा ना ये रिपीट हो रहा, तो ना तो इसके अक्षर जो डिजिट्स हैं दशमलव के बाद के, ना तो वो कभी ख़त्म हो रहे हैं ना ये कभी रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ऐसे दशमलव संख्याओं को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसे दशमलव क्या होते हैं, अपरिमेय। अब जैसे रूट हमें पता है कि वर्गमूल 4 का तो हमें पता है कि 2 होता है, लेकिन वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6, ये ऐसे इनका जो वर्गमूल 5 है, इसका जो अगर हम दशमलव में उत्तर देखें वर्गमूल 5 का, तो वो दशमलव ना तो कभी ख़त्म होता है ना ही उसके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना शुरू होते हैं, रिपीट भी नहीं होते, ख़त्म भी नहीं होते, इसलिए ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो सब अपरिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं मतलब जिनको बटे के रूप में लिख सकते हो, तो जिनको बटे के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हो वो तो हो गई परिमेय, और जिनको आप नहीं लिख सकते हो p/q के रूप में वो हो गए अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय मिलाकर सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ये हमारा जो था चैप्टर 1, 10वीं क्लास का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, ये उसका हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके बाद हम उदाहरण 1 करेंगे। उदाहरण 1 है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं आपने इनका HCF ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करने को क्वेश्चन में बोला गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा आपको इन दो नंबरों का HCF ज्ञात करना है। ये आपका है उदाहरण 1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े संख्या को छोटी संख्या से हम भाग करेंगे। तो जैसे हमने इसको 12,576 को हमने 4,052 से भाग करना है, तो हमने देखा कि ये 3 से सही रहेगा, तो हमने 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, हमने ये भाग करके ये लिखा और हमने ये माइनस किया और ये बच गया शेषफल 420। अब हम क्या करेंगे, 4,052 को हम यहाँ लिख कर अब 420 से 4,052 को भाग करेंगे, जो अभी शेषफल आया था ना वो उससे भाग करेंगे, और किसको भाग करेंगे, जिससे हमने पहले भाग किया था 4,052, उसको हम यहाँ लिख के अब हम ये भाग करेंगे, और ये भाग हम देखेंगे कि किससे जाता है। हम 5 से ट्राई किया, 6 से किया, 7 से किया, 8 से किया, 9 से देखते हैं, 9 दूनी 18, हाँ 9 से ये सही जा रहा है, तो हमने ये किया 9 दूनी 18, और ये हमने भाग किया, और फिर हम माइनस करेंगे, तो भाग आपको आता ही होगा, भाग तो आप हमेशा से करते आए हैं, तो हमें इससे कम नंबर यहाँ आना चाहिए और इसके करीब का नंबर और इससे कम, तो हमने ये भाग किया और ये आ गया है, माइनस कर रहे हैं हम उसके बाद, तो 9 में से 7 गया 2, तो ये हमने भाग कर कर लिख दिया 272। अब हम 420 को यहाँ लिख कर इसको 272 से भाग करेंगे, ये तो 1 से ही जा पा रहा है, तो हमने ये माइनस किया और उसके बाद हमने अब 272 को यहाँ लिखा। उसके बाद हमने देखा कि ये फिर से 1 से ही जा रहा है, 148, हमने फिर एक घटा करा, घटा करने के बाद हमने 148 को लिखा यहाँ, फिर से ये 1 से जा रहा है, फिर हमने घटाया, फिर हमने 124 को यहाँ लिखा, और ये हमने देखा कि किससे जा रहा है, 5 से, देखिए 5 से हमने किया, 5 चौके 20, तो ये बच गया माइनस करके 4, और अब हमने इस 24 को यहाँ लिखा,
तो हमने देखा कि ये भाग पूरी हो गई। लास्ट में हमने जिससे भाग किया वो होता है HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF आ गया 4। अब हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, जैसे ये जो नंबर है ये हमने लिखा, ये किसके बराबर आया है ये नंबर, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, इसको इससे गुणा करके और ये जमा, मतलब 4052 को 3 से किया गुणा और 420 जोड़ा, तो ये आपका हो गया 12,576 के बराबर। ये हमने लिखा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या लिखेंगे बताओ? स्टेप 2 हम क्या लिखेंगे? 4052 को हम लिखेंगे 420 गुणा 9 प्लस 272। तीसरा स्टेप, तीसरी भाग में से हम तीसरा स्टेप लिखेंगे। 420 को हम क्या लिखेंगे? 272 गुणा 1 जमा 148। 272 गुणा 1 जमा 148। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, 272 को आप क्या लिखेंगे? 148 गुणा 1 प्लस 124। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ इस वाली भाग से लिखेंगे। 148 को हम क्या लिखेंगे? 124 गुणा 1 प्लस 24। 124 गुणा 1 प्लस 24। अब इससे अगली भाग को लीजिए। 124 को हम क्या लिखेंगे? 24 गुणा 5 प्लस 24 गुणा 5 प्लस 4। उससे अगली भाग है 24 को हम क्या लिखेंगे? 4 गुणा 6 प्लस 0। तो आखिर में हमने किससे भाग किया है? 4। तो HCF हो गया 4। इन दो संख्याओं का HCF हो गया 4। उसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन करेंगे कि हमने ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक आपको पता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक। और इसमें धनात्मक प्लस वाले नंबरों को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 2 क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और विषम पूर्णांक को किसी भी प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को हम 2 क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और विषम पूर्णांक को 2 क्यू जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमने ये सिद्ध करना है। ये है आपका उदाहरण 2, जिसको हम अभी करेंगे, समझेंगे और हम करेंगे। पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को एक जनरली समझ लीजिए कि किसी भी धनात्मक कोई भी सम संख्या है, वो 2 के पहाड़े में आती है, तो वो 2 गुना कुछ होती है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 क्यू। और कोई भी विषम संख्या वो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, उससे एक एक्स्ट्रा होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, इसलिए विषम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यू जमा 1। हमने ये सिद्ध करना है, तो हम लेंगे कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लो हमने ए को ले लिया। ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा और साथ में हमने क्या लिया कि b बराबर 2 है, क्योंकि 2 क्यू जमा 1, इसलिए हमने b को क्या लिया? b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा हम a को क्या लिख सकते हैं? बी क्यू जमा आर। तो हम a को क्या लिख सकते हैं? b कितना हमने लिया? 2 क्यू जमा r, जहाँ पे r क्या है? 0 और 1, क्योंकि जो r है वो होता है शेषफल, और वो होता है 0 से ज़्यादा या बराबर और b तक, b से कम। मतलब कहने का मतलब है, जब भी आप कोई भी भाग करते हैं, जैसे आपने ये भाग करी थी, ठीक है, अब जो इसमें इस भाग को लीजिए, आप इस भाग को जो शेषफल है, मतलब कि r, वो
क्या होता है, जिससे हमने भाग किया उससे कम और शून्य से अधिक, या शून्य भी हो सकता है। तो यही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि जो r है, मतलब कि किसी भी भाग में जो शेषफल है वो 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होता है और b से कम होता है। b मतलब जिससे कि आपने भाग किया है। तो a बराबर 2q जमा r। अब हम अगर r को 0 लेते हैं, अगर हम r को क्या लेते हैं 0, तो a हो गया 2q, और अगर r को हम लेते हैं 1 तो a हो गया, a क्या हो गया हमारा 2q जमा 1। तो ये तो क्या है, जो एक सम संख्या है, और ये क्या हो गया 2q जमा 1, जो एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसलिए हम इसके बाद हम लिखेंगे अतः, ये हमने लिखना है यहाँ पे, अतः क्वेश्चन में से लिखना है किसी भी सम संख्या को 2q लिख सकते हैं और किसी भी विषम संख्या को हम 2q जमा 1 लिख सकते हैं। ये हमने लास्ट में पूरी लाइन लिखनी है, आपको अपनी कॉपी में ये सब लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है 4q जमा 1 और 4q जमा 3 विषम संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमने सिद्ध करना है कि दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम संख्या को 4q जमा 1 और 4q जमा 3 के रूप में लिखा जा सकता है। सेम इसी के पैटर्न पे ये आपका क्वेश्चन चलेगा। इसी तरह शुरू करेंगे। मान लीजिए, बिल्कुल सेम चलेगा। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा इसमें हम क्या लेंगे, तथा बताओ, b बराबर 4। b क्या है 4, क्योंकि 4 वाला क्वेश्चन है ना ये। तो इसमें हम आगे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू जमा आर। a बराबर बी क्यू जमा आर, जहाँ पे r मतलब कि शेषफल 0 से ज़्यादा या बराबर और b से कम होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर b को हम क्या रख देंगे 4, 4q जमा r, और जो r है वो कहाँ तक चलेगा, 4 से भाग कर रहे हैं हम, जो 4 से कम, 4 से कम मतलब r आपका हो गया 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब हम 4 लाइनें लिखेंगे। एक तो जब r 0 है, r 1 है, r 2 है और r जब 3 है। जब 0 है r तो ये क्या बन गया, a बराबर 4q, और जब r को हम इसमें 1 रखेंगे तो a बराबर 4q जमा 1, और जब हम r को 2 रखेंगे और जब हम r को 3 रखेंगे, r की यही वैल्यूज़ हैं, हमने ये रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ जब r 0 है तो क्या लिखेंगे हम, जो एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। जब r 2 है तभी भी हम यही बात लिखेंगे, जो एक सम संख्या है। जब r 1 है तो हम क्या लिखेंगे, जो एक विषम संख्या है। और 1 में भी और 3 में भी हम सेम बात लिखेंगे, जो एक विषम संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। हम आखिर में क्वेश्चन में से सेम लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम संख्या 4q जमा 1 तथा 4q जमा 3 की होती है। हम ये लास्ट में प्रश्न में से लिखेंगे। अब आपका है उदाहरण 4। उदाहरण 4 में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 420 तो है हमारे पास काजू की बर्फ़ियाँ और 130 है हमारे पास बादाम की बर्फ़ियाँ। मतलब हमारे पास 2 तरह की बर्फ़ियाँ हैं, काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी। अब हमें इनको लाइनों में लगाना है, ढेरियों में लगाना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लो ये काजू की ढेरी है, काजू की बर्फ़ी की,
ये बादाम की बर्फ़ी की ढेरी, ये काजू की बर्फ़ी की ढेरियाँ, बादाम की बर्फ़ी की ढेरियाँ। हम ये जो ढेरियाँ बनाएंगे, हम ये चाहते हैं कि सब ढेरियों में बर्फ़ियों की संख्या बराबर हो, चाहे वो काजू की बर्फ़ी की ढेरी है, चाहे वो बादाम की बर्फ़ी की ढेरी है। हम चाहते हैं सभी ढेरियों में जो है बर्फ़ियों की संख्या बराबर हो और ढेरियों की संख्या कम से कम हो। मतलब सपोज़ करो चलो, हमारे पास मान लो 15 होती काजू की बर्फ़ियाँ और 10 होती बादाम की बर्फ़ियाँ। तो हम क्या करते हैं, हम 5-5 की ढेरी बना देते हैं भाई। 5 बर्फ़ियों की काजू की, फिर 5 काजू, फिर 5 काजू की, ये 3 ढेरियाँ हो गई 5-5 बर्फ़ियों की, काजू की बर्फ़ियों की। और ये 5 बादाम की बर्फ़ी, 5 बादाम की बर्फ़ी। तो ये 2 ढेरियाँ हो गई आपकी बादाम की, और ये 3 ढेरी हो गई आपकी काजू की बर्फ़ियों की, और 5-5-5 बर्फ़ियों की। सारी ढेरियों में बर्फ़ियों की संख्या बराबर हो गई। तो हम इस 15 और 10 बर्फ़ियाँ होती तो हम ऐसे करते, क्योंकि 5 इन दोनों का HCF है। तो इस क्वेश्चन में भी हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। जो इनका HCF आएगा, प्रत्येक ढेरी में उतनी बर्फ़ियों की संख्या होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसका उत्तर करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे काजू की बर्फ़ियाँ 420, बादाम की बर्फ़ियाँ 130। अब हम इनका क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए जैसे हमने छोटे संख्या से बड़े को भाग किया, तो 2 से ये हो रहा है, 3 से ये हो रहा है, उसके बाद हमने इनको माइनस किया, और फिर हमने शेषफल आ गया 30, फिर हमने 130 को यहाँ अंदर रखा, फिर हमने भाग किया, बच गया 10 शेषफल, फिर हमने 30 को अंदर रख के हमने फिर से भाग किया, और लास्ट में जो है हमने 10 से भाग किया है, तो 10 हो गया हमारा HCF। तो इन दोनों का 420 और 130 का HCF आया है 10। अतः प्रत्येक ढेरी में, क्वेश्चन था आपका प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फ़ियाँ, प्रत्येक ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या आ गया 10, क्योंकि HCF क्या आया था आपका 10। ये आपका हो गया उदाहरण 1 से 4 आपके हो गए हैं। उसके बाद आपकी जो है ना चैप्टर 1 की प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो जाएगी चैप्टर 1 की। उसमें आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये खुद करने हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको ब्रीफ आउट कर दूँ, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन 1 तो आपका इस प्रकार का है, आपको जो है भाग कर और HCF ज्ञात करना है। उसके बाद आपका जो है एक आपका क्वेश्चन इस प्रकार का है, उसमें 4 की जगह है आपका 6 क्यों जमा 1, 6 क्यों जमा 3, 6 क्यों जमा, तो वहाँ पे आप B को क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो यहाँ पे भी यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे, तो यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे। तो 0 2 और 4 वाला सम संख्या, 1 3 और 5 वाला विषम संख्या। तो 6 वाला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और ये यहाँ जो शेषफल है वो 6 से कम, मतलब कि 5 तक हो जाएंगे, और ये 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे। और यहाँ पे जो है 0 2 और 4 वाला तो सम संख्या लिखेंगे, और 1 3 5 वाला विषम लिखेंगे। ये भी आपका एक ऐसा क्वेश्चन है आपका एक प्रश्नावली में। एक आपके प्रश्नावली में एक सवाल ऐसा भी है जिसमें परेड में मार्च कर रहे हैं, 2 दल हैं परेड में, उसमें भी आपने उसमें HCF ज्ञात करना है। सेम इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन करना है। तो आप जो है इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे, आज के होमवर्क के रूप में करेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल उदाहरण के पैटर्न पे हैं, तो ये आपको कराए नहीं जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, आपको ये खुद करने हैं। थैंक यू।